हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर पर आपका वेलकम करती हूँ। चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस शेड्यूलिंग। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। प्रोसेस का एक जो हम डेटा मेंटेन करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज पीसीबी। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर साल ये इसका एक क्वेश्चन नेट के एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में आता ही आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और आप गेट के अंदर इस तरीके के एग्जाम्स में इसको स्कोर करने के मार्क्स भी काम भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब होता है किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू का टाइम एलोकेट कराया जाए, दैट इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, मगर इसके पीछे एक स्टोरी आज चलती है जिसके बारे में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आइए दोस्तों, चलिए अपनी स्टोरी पे चलते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमारा वर्कआउट कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। देखिए, जितनी भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं ज़्यादातर जो भी, वो कौन सी उस पर मेमोरी पर स्टोर होती हैं एज ऑफ नाउ, सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी से जब हम लोगों को अपनी कोई भी प्रोसेस अगर रेडी क्यू में आपको ट्रांसफर करनी होती है तो जो रेडी क्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है, रेडी क्यू प्रेजेंट है मेन मेमोरी पे। रेडी क्यू में अगर हमें कोई भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर करनी है तो उसका जो ट्रांसफर करने का काम है वो कौन करता है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर करता है। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए। बट अब मेन मेमोरी में जो ये रेडी क्यू के अंदर हम लोग प्रोसेसेस को ट्रांसफर करते हैं, अब इन प्रोसेसेस को आगे सीपीयू कैसे एलोकेट होगा, कौन कौन से हम अल्गोरिथम्स लगाएंगे, वो सब जो काम करता है दैट इज डन बाय योर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ठीक है ना। अब लेट सपोज जैसे मेरी इसमें रेडी क्यू के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3। आपको नहीं मालूम कि कौन सी प्रोसेस आपकी एलोकेट होगी सीपीयू को पहले, बट इसके लिए हम कुछ अल्गोरिथम्स होते हैं जिनको अप्लाई करते हैं, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे। बट अभी क्या है, आप ये समझिए कि यहाँ से जब रेडी क्यू से सीपीयू में एलोकेशन होता है, सीपीयू का एलोकेशन किसी प्रोसेस को होता है, उसका काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करता है। ठीक है ना। देखिए, अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जब इसको सीपीयू एलोकेट करा देता है और जब आपकी प्रोसेस पूरा वर्कआउट कर जाती है सीपीयू के थ्रू, तो आइदर वो प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट पे पहुंच जाती है, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, हो सकता है उसको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए हो, तो वो कहाँ चले जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की क्यू के अंदर चली जाती है। जैसे ही उसे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिल गया, वो इनपुट आउटपुट की डिवाइस से रेडी क्यू में वापस चली गई। एंड अगेन जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होगा इट विल फेच द डेटा फ्रॉम दिस रेडी क्यू टू सीपीयू। तो आई बिलीव ये ओवरऑल कहानी तो आपको समझ आई होगी कि कैसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा आपकी प्रोसेस ट्रांसफर होती है, और कैसे मेन मेमोरी से मतलब रेडी क्यू से जो कि मेन मेमोरी के अंदर है, उससे आपकी सीपीयू में जो आपके प्रोसेस शेड्यूल्ड होती हैं वो कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू में अगर प्रोसेस प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई तो टर्मिनेट, और अगर नहीं हुई और अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट हुई तो आईओक्यू के अंदर चली जाती है, एंड अगेन रेडी क्यू में। तो आपको ये ओवरऑल कहानी तो समझ आ गई होगी आई बिलीव, है ना। चलिए, बट अब एक चीज और आती है, एक और यहाँ पर एक और आपका टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। देखिए, अभी तक लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर समझ आ गया होगा, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्पैचर क्या करता है। चलिए दोस्तों, पहले एक बार डिस्पैचर के बारे में मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा। देखिए दोस्तों, डिस्पैचर का काम होता है किसी भी प्रोसेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम करना। चलिए समझते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है बेसिकली अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अगर आपका सीपीयू अपने आप को स्विच कर रहा है तो वो कैसे, जो दोनों प्रोसेस का डेटा होता है वो कैसे उसको मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज
कंटेक्स्ट स्विचिंग। और कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम कौन करता है? डिस्पैचर। देखिए मैं यहाँ पर दो आपके सामने प्रोसेस ले रही हूँ, एक ले रही हूँ P1, एक ले रही हूँ P2, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेसेस हैं। देखिए इन दी बिगनिंग P1 जो थी इट इज एग्जीक्यूटिंग, सबसे पहले P1 आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, बट एट दैट मोमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो P2 इज आइडल, उस टाइम पे वो कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब जैसे ही कुछ टाइम के बाद जैसे ही उसने P1 ने एग्जीक्यूट करना बंद किया, मतलब जो आपका CPU है इट वांट टू स्विच टू सम अदर प्रोसेस। तो अब क्या होगा, P1 ने अपना जो डेटा है वो पीसीबी, जो उसका अपना खुद का पीसीबी है दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर अपना सारा डेटा स्टोर किया। उसके बाद क्या हुआ, वो आइडल स्टेट पे चला गया कुछ टाइम के लिए। सिमिलरली जब आपका जो दूसरे प्रोसेस पे स्विच किया कंप्यूटर सीपीयू ने, तो इसने क्या किया, पीसीबी के जो 2 के अंदर डेटा पहले से लोडेड था, जो प्री लोडेड था, उस डेटा को वहां से उठाया और P2 को वहीं पर एलोकेट कर दी वो सब चीजें, ठीक है ना। तो ये उस टाइम कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने लग गई ये प्रोसेस। जिस टाइम पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही थी तो देखिए P1 वॉज आइडल, ठीक है ना। तो अब बेसिकली अब इसी तरीके देखिए, जैसे ही P2 से CPU ने स्विच करने की कोशिश करी तो जो आपका P2 का डेटा था वो हमने दोबारा, ये जो CPU ने अपने उसको PCB2 के अंदर दोबारा लोड कर दिया। और इसके बाद अगर देखा जाए, अगर आपकी प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होनी है दोबारा तो PCB2 के अंदर तो सारा डेटा P2 का चला गया। अब P1 को हमें दोबारा लोड करना है मेमोरी के अंदर, तो हमने क्या किया, जो PCB1 के अंदर जो पहले से डेटा था उसको दोबारा से वापस लोड कर दिया और अगेन P1 इज एग्जीक्यूटिंग। तो बेसिकली इसमें कौन वर्कआउट कर रहा है इस कंटेक्स्ट के अंदर, इस कंटेक्स्ट स्विचिंग में काम कर रहा है हमारा डिस्पैचर। और जो इन सब चीजों में जो हमारा जो डेटा है प्रोसेसेस का आपस में मेंटेन करने में जो पीसीबी के अंदर टाइम लगता है और किसी भी रिसोर्सेज को दोबारा एलोकेट करने में जो टाइम लगता है, उसको हम एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज डिस्पैच लेटेंसी। दैट इज डिस्पैच लेटेंसी, ठीक है ना। तो जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। तो ओवरऑल हम इस तरीके से अपनी 2 प्रोसेस या 2 से ज्यादा प्रोसेस के अंदर हमारा जो सीपीयू इट कैन स्विच। तो आई बिलीव आपको समझ आया होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, हम कैसे मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अपने प्रोसेसेस को लाते हैं वाया योर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और आपका जो मेन मेमोरी में जो रेडी की होती है वहां से जब प्रोसेसेस को सीपीयू तक लाते हैं तो हम कैसे, हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूल होता है इट विल वर्क। और जब हमारे जो बीच में स्विचिंग चलती है प्रोसेसेस के बीच में, तो उसके बीच में कौन काम कर रहा होता है, हमारा डिस्पैचर, जिसका मेन वर्क क्या है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। आई बिलीव ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम कुछ अल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो कि हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में यूज करते हैं, बट वो हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।